जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस में जो आगे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं पार्ट लेक्चर्स जो देखे हैं उसमें हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम देखा था। बट अब जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं बच्चों, जो कि है हमारे मिस्टर पटेल का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पावर पॉइंट में उतना मजा नहीं आएगा। तो इस सम को हम देखने वाले हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन बच्चों आप आपकी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर पटेल हु इज एन अमेरिकन सिटीजन, ध्यान से याद रखना है, इंडियन सिटीजन नहीं है, एंड नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, came to India for first time from USA on 1st April 2017। बच्चों ये डेट खास ध्यान रखनी है, इंडिया में आने वाली तारीख है उनकी 1 अप्रैल 2017, ठीक है। इंडिया में जब थे आए तब, इंडिया में लैंड हुए तब, ठीक है। केम इन इंडिया, ऐसा याद रखना है। टेबल छोटा सा बनाने वाला समझने के लिए, ही स्टेड हियर एट अ स्ट्रेच ऑफ 3 years, यहाँ 3 साल तक रहे हैं, एंड देन लेफ्ट कर दिया इंडिया को। लेफ्ट इंडिया कौन सी डेट, ये खाली समझने के लिए है। 3 साल रह चुके हैं, यानी नेचुरली 2020 तक वो रहे हैं, ठीक है। एंड देन ही लेफ्ट फॉर जर्मनी, और 1 अप्रैल 2020 को जर्मनी निकल लिए। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2021। बच्चों ये डेट वाला पार्ट खास ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2021 को वापस आए हैं, एंड देन रिमेन इन इंडिया टिल 1 दिसंबर, देन 1 दिसंबर तक रहे हैं, उनका डेटा है इस हिसाब से। एंड व्हेन ही वेंट बैक टू यूएसए, ही अगेन केम इंडिया taking up employment in Mumbai branch of American company on 25th January 2024। 2021 के बाद सीधा वो आए हैं 25 जनवरी 2024 को, यानी बीच में वो 3 साल आए ही नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डेज का। यहाँ पे व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी उसके बाद वो वापस गए नहीं है। और हमें पता है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, हमारे सबसे पहला हमें चेक करना होता है प्रीवियस ईयर में उनके डेज। तो प्रीवियस ईयर हमारा है 2023-24, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नेचुरली 1 अप्रैल 2022-23 टू द नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, बाय डेफिनेशन, जो हम ये पहले से ही कह चुके हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे उनके दिन ऑब्जर्व करने हैं। अब देख सकते हैं ये छोटा सा मैंने जो टेबल समझने के लिए बनाया है, इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर करने वाले हैं। 2021 के बाद सीधा जनवरी 2024 में आए हैं, यानी 23 में अप्रैल महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जनवरी के पहले वो आया ही नहीं है। तो यानी उनकी डेट ऑफ अराइवल है 25 जनवरी। दैट मीन्स वो जनवरी 2024 में इंडिया में आ चुके हैं। तो 25 तारीख है, जिस डेट को वो आए उस डेट को इंडिया में माना जाता है। अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने ये रेगुलर सेशन में भी बताया हुआ है। तो टोटल डेज होते हैं 31। आगे कितने दिन वो यहाँ पे नहीं है, जब कोई भी पर्सन इंडिया में आता है तब आपको याद रखना है जिस डेट को आए वो डेट, और जिस डेट को जाए वो डेट इंडिया की मानी जाती है। तो ये 25 हमें इंडिया में गिनना है, उसके पहले कितने दिन बाहर थे, तो 24 डेज। तो खास ध्यान रखना, 31 माइनस 25 करोगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 7 डेज हमें कैलकुलेट करने हैं नेचुरली। उसके बाद तो वो यहीं पे है। तो फेब्रुआरी, एज वी नो दैट इट इज अ लीप ईयर, 2024, 2020, 2016, ये हमारे कैलकुलेशन में आने वाले लीप ईयर्स होंगे। तो उसमें 29 डेज होते हैं, एंड देन आता है मार्च, मार्च के अंदर होते हैं 31 डेज। तो बच्चों टोटल डेज जो है प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रह चुके हैं, तो एग्जैक्टली इसका टोटल कर लेते हैं। तो दैट इज आई थिंक 67 डेज हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो टोटल 67 डेज हो रहे हैं, और हमारी कंडीशन हमें कहती है, पहली कंडीशन हमें कह रही है कि 182 डेज अगर वो है तो उन्हें हम सीधा कह देते हैं रेसिडेंट। बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ओनली 67 डेज। तो फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन ए इज नॉट सेटिस्फाइड। तो दूसरे पार्ट में जाना पड़ेगा, और वाला पार्ट, जिसमें नेचुरली पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाती है, मगर उसके साथ दूसरी कंडीशन चेक करना जरूरी है बच्चों। तो खास ध्यान रखते हैं। अब जो है वो क्वेश्चन में हटा देता हूं, इस डिटेल को हम यूज कर लेंगे और कैलकुलेशन कुछ हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेचुरल यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ जिसका हमें यूज करना है ये हिस्सा। तो फिर बार बार क्वेश्चन की तरफ नजर ना करनी पड़े हमें।
तो डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। अराइवल एंड डिपार्चर शॉर्ट में कह देता हूँ, आए इंडिया में और गए इंडिया से, क्योंकि मुझे अब पुराने 4 इयर्स की कैलकुलेशन करनी है बच्चों। कैलकुलेशन इसमें आगे हम जो भी सम ऑब्जर्व कर चुके हैं उसमें ज्यादातर डेज दिए गए थे, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, हमारा ईयर जो है उसके पहले के 4 प्रीवियस ईयर देखने हैं। अब बच्चों यहाँ पे डेज कैलकुलेट खुद करने हैं, तो प्रीवियस ईयर के पहले वाला ईयर होता है ईयर 2022-23। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। अब ये टाइम पीरियड वो गए कब थे, 2021 दिसंबर में, फिर बीच में आया ही नहीं है, तो ये पूरा जो ईयर है वो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं थे। तो टोटल डेज अगर इसके अगर लिखने हैं तो हम कह सकते हैं 0। तो नेचुरली 22-23 में नहीं है, बट 2021-22 में नेचुरली हम चेक कर पाएंगे शायद। 1 अप्रैल 2021 से हमें अब चेक करना है 31 मार्च 2022। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2020 में वो गए थे, फिर सीधा आए हैं 1 जुलाई। अब ये डेट देखनी है, अप्रैल 2021 के बाद बीच में कहीं पे आता है जुलाई, जुलाई से लेकर दिसंबर तक वो रहे हैं यहाँ पे। तो 1 जुलाई है, यानी पूरा महीना यहाँ पे होंगे। जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 डेज, सितंबर में भी 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज। अब ध्यान से याद रखना है दिसंबर की 1 तारीख को वो गए हैं, यानी वो डेट यहाँ पे गिनना भूलना मत, यानी ओनली 1 डे जिस दिन गए वो भी हमें यहाँ पे नेचुरली गिनना होता है। तो हमें यहाँ पे टोटल डेज मिलेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। So 31, 31, 30, 31, 30 and 1, that is 154 days। बच्चों 154, 154 डेज हमें यहाँ पे वो प्रेजेंट दिख रहे हैं। अभी फिलहाल बच्चों 4 साल लेने हैं, यानी अभी 2 इयर्स हुए हैं, 2 इयर्स हुए खाली, ठीक है। डेटा स्टार्ट हो रहा है 2017 से, उसके पहले का डेटा नहीं है, क्योंकि वो जो पर्सन है वो अमेरिकन सिटीजन है, यानी यहाँ तक का ही 17 तक का ही डेटा हम चेक कर पाएंगे। अब 3rd ईयर ले लेते हैं बच्चों। सो ईयर विल बी 2020-21, जिसमें हम हर बार ये लिखना बच्चों खास, ताकि गड़बड़ ना हो। 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब डेट्स का खास ख्याल रखना है बच्चों। बोला है 1 अप्रैल 2020, अब खास यहाँ पे ना एक ये ऊपर वाला डिटेल जो है वो ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2020 को वो निकल गए थे, तो 2020 की पहली तारीख, एक दिन का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कैलकुलेशन में। ही लेफ्ट ऑन 1 अप्रैल। सो अगर मैं कहूं तो अप्रैल के अंदर 2020 में खाली 1 डे एज ही लेफ्ट ऑन 1 अप्रैल 2020। फिर वापस कब आए हैं, सीधा 1 जुलाई को, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक वो इंडिया में जरा भी आए नहीं है, ठीक है। तो खाली एक दिन रहता है इसमें यहाँ पे, ठीक है, ओनली 1 डे 2020-21 में। और अब नेक्स्ट डिटेल में जाते हैं, ईयर 2019-20। अब उसमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि 2017 से लेके 2020, 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, और 1 अप्रैल 2019 यानी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। इस टाइम पीरियड के दौरान 3 साल वो पूरे यहीं पे टिके हुए थे। तो उसमें नेचुरली टोटल डेज, अब खास ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे हमें लीप ईयर का ध्यान रखना पड़ेगा। 24 पीछे आता है, तब फरवरी में 29, यहाँ पे 20 है, सो यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे। 300 डेज लेने हैं हमें, 366। तो 4 साल का जो कैलकुलेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब उन चारों को हम मिला सकते हैं, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं हम कि टोटल डेज इन 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सीधा इसका हमें कर देना है टोटल। तो 4 साल में 0, 154 नेचुरली, उसके बाद 1 और 366। बच्चों वैसे तो हमारी कंडीशन जो है 4 साल के लिए ओनली 365 डेज हमें चाहिए, बट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं
आराम से हमें मिल रहे हैं दिन। सो 154 प्लस 1 प्लस 366 एंड दैट विल बी 521 डेज। ठीक है, तो ये हमें टोटल जो मिल रहा है बच्चों वो मिल रहा है 521। तो हमें चाहिए तो खाली थे 365, मिल गए 521। तो नेचुरली हम ये सेकेंड कंडीशन में लिख देंगे यस, और जैसा ही हम लिखते हैं यस उनका स्टेटस हमें मिल जाता है कि ही इज नाउ रेसिडेंट। रेसिडेंट हो जाए तो काम खत्म नहीं होता। ठीक है, तो इतना यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ही सेटिस्फाइज कंडीशन बी। कंडीशन बी ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऑफ अ रेसिडेंट। ठीक है, तो रेसिडेंट की कंडीशन बी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें दूसरे फेज में जाना है। दूसरा फेज यानी हमें चेक करना है ऑर्डिनरी रेसिडेंट का पार्ट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट की दो कंडीशंस है, हम वैसे आगे स्टडी भी कर चुके हैं, कंडीशंस तो याद रह ही गई होगी। पहली कंडीशन है 730 डेज होने चाहिए। बच्चों खास यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, पहले भी मैं कह चुका हूँ, हर जगह पे प्रेजेंट 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 है। दूसरी कंडीशन में रेसिडेंट होना चाहिए, वो खास याद रखना है। ऑल्दो वो हो जाएंगे रेसिडेंट, क्योंकि 1/4/2017 से 20 3 साल तक पूरे वो यहीं पे थे। दैट मीन्स रेसिडेंट की कंडीशन 100% सेटिस्फाई होगी। फिर भी हमें चेक करना जरूरी है, तो हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, टोटल डेज इन 7 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब ये मैं सीधा ही लिखने वाला हूँ, नोट जरूर करेंगे हम, जिसमें 4 साल का टोटल तो हमारे पास है ही 15401 आई मीन 1366। उसके पहले तो ये हमने गिना था 1920 तक का, उसके बाद नेचुरली 365 डेज होंगे वो, क्योंकि वो 1/4/2017 से यहाँ पे है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2018-19 के लिए। देन एक बार और मैं लिखूंगा 365 डेज, और ये 365 डेज होंगे 2017-18 के लिए। अब 2017 में बच्चों वो आए थे, उसके पहले वो यहाँ पे आए नहीं है, तो उनकी जो हिस्ट्री है हमारे पास बच्चों वो इतनी ही हिस्ट्री है, क्योंकि फर्स्ट वो आए हैं 1 अप्रैल 2017 को। तो 521 में हमें 730 मिला देना है, यानी 1251। तो वो इंडिया में 1251 डेज तक यहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही हमें सेकंड में जाना है, ये पार्ट हम कह ही चुके हैं। अब हमें चाहिए थे एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years, एंड नेचुरली हमें मोर देन 2 years यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो हम सीधा भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब डेटा की इसकी जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि सब कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया है। अब छोटा सा हमें ऑब्जर्व करना है रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन होने वाली है। 10 years का उन्होंने पूछा है, बट हमारे पास उतना डेटा तो है ही नहीं, तो जितना डेटा है उसके लिए हम ये कैलकुलेशन दिखा देते हैं। ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है उनका जो भी स्टेटस है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट ईयर के लिए, उस हिसाब से हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो ईयर एंड डेज अब हमारे पास सभी कैलकुलेट हो चुके हैं। हमें लेना है 10 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बस बच्चों हमारे पास उतने ईयर्स तो है नहीं। पहला ईयर है 2022-23 प्रीसीडिंग ईयर के पहले, जिसमें दिन हमारे पास 0 है। देन हमारे पास 2021-22 में दिन है 154। 2020-21 उसमें है ओनली 1 डे। देन 2019-20 जिसमें हमारे पास 366 डेज है। देन 18-19 जिसमें 365 है, एंड 17-18 उसमें हमारे पास गिन के पूरे 365 डेज है। अब जैसे हम आगे कह चुके हैं, हम लिखने वाले हैं आर और एनआर, आर फॉर रेसिडेंट, एनआर फॉर नॉन रेसिडेंट। एग्जाम में पूछे तो बच्चों पूरा लिखना, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो 0 डेज है, तो नेचुरली रेसिडेंट की कंडीशन क्या है कि आप जिस किसी भी ईयर की बात कर रहे हैं उसमें ये दो कंडीशन में से कोई एक, यानी 182 से ज्यादा है, जैसे कि आप लास्ट 3 में देख सकते हो, तो मैं सीधा लिख दूंगा रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट, तो हमारी कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो चुकी है। यहाँ पे आप मोर देन 2 years लिख सकते हो, बट नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे। अब 0 है तो उसे हम नेचुरली 182 तो होने ही वाले नहीं है, 60 मिनिमम कंडीशन है दूसरे चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो 154 है, यानी पहले के लिए 154 यानी 182 से कम है, तो नीचे वाली दो कंडीशन इस वाले ईयर प्रीवियस ईयर के लिए हम चेक करेंगे।
154 है, उसके पहले के 4 इयर्स का टोटल 365 नेचुरली हो जाता है, तो इसे भी हम कहेंगे रेसिडेंट, और एक दिन में हम कहने वाले हैं नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे या तो मोर देन लिख सकते हो 2 इयर्स, या यहाँ पे एग्जैक्टली मैं लिखना चाहूँ तो वो जो है वो 4 इयर्स तक यहाँ पे है, 4 इयर्स इनका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद तो हम कह सकते हैं यस ही सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो फाइनल स्टेटस होता है हमारा दैट मिस्टर पटेल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, या ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिखते हो बेटा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सी ही सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन of ordinary resident, and final conclusion लिखना है therefore Mr. पटेल, जो हम वैसे टेबल में भी मेंशन कर चुके हैं, is a resident and ordinarily resident। ये हो गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा प्रैक्टिस में। ऐसा ही अभी एक और सम हम बाद में ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो बच्चों इस छोटे से सेशन में जिसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया है, यहाँ तक का काम रखेंगे हम। नेक्स्ट सेशन में एक और सम हमें ऑब्जर्व करना है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.